अगर आप दांत निकलवाना चाह रहे हैं या आपका कोई फ्यूचर में प्लान है, कोई आपका दांत डैमेज है और आपको डेंटिस्ट ने बताया उसको निकलवाना है, तो उससे पहले आप ये वीडियो लाजमी देखें कंप्लीट, तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो दांत निकलवाना चाह रहे हैं आप, क्या वो दांत वाकई एक्सट्रैक्शन के लिए कैंडिडेट है या नहीं है, क्या वो दांत आप बचा सकते हैं या उसका एक ही हल है निकलवाना। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका दांत कितना डैमेज है। अब इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया वो ये है कि अगर आपका दांत बहुत ज्यादा केरीज लग चुका है और वो केरीज जो है वो रूट तक पहुंच चुकी हैं, तो उसका और कोई हल नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो दांत आपका है वो बचा भी आ सकते हैं रूट कनाल ट्रीटमेंट से या फिलिंग से, ये काफी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। अगर वो दांत की कैविटी जो है वो बहुत ज्यादा डीप नहीं है तो आप उसको बचा भी सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? रूट कनाल ट्रीटमेंट डेडी करके उस दांत के ऊपर कवर लगाया जा सकता है, वो दांत आपका बच जाता है। या फिर अगर वो कैविटी स्मॉल है तो उसको आप जो है फिलिंग से, अगर वो अभी तक नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई तक नहीं पहुंची तो उसको आप फिलिंग से भी बचा सकते हैं। अब आपका जो दांत आप निकलवाना चाह रहे हैं तो उसको कैसे आप डिसाइड करेंगे कि क्या मुझे ये दांत निकलवाना चाहिए या रूट कनाल करवाना चाहिए? उसके लिए आपने अपने डेंटिस्ट को विजिट करना है और उधर जाके आपका एक्सरेज होंगे। एक्सरे के अलावा ये चीज डिसाइड करना काफी मुश्किल होती है, क्योंकि जितना मर्जी किसी का तजर्बा हो बोन के अंदर से नहीं देख सकता कि इसके नीचे क्या कंडीशन है। तो इसका जो बहुत जरूरी है डायग्नोसिस के लिए वो सबसे पहले चेकअप है और उसके बाद एक्सरे है। एक्सरे पे अगर आपके दांत रूट तक केरीज है और वो दांत नहीं रिस्टोर हो सकता, एक तो रूट कनाल ट्रीटमेंट है, उसके बाद रिस्टोरेशन एक सेपरेट प्रोसीजर है। मतलब उस दांत को हमने सिर्फ डेड नहीं कर देना, उसको बाद में रिस्टोर भी करना है कि वो दांत आपका प्रॉपर फंक्शन भी परफॉर्म करे और काफी अरसे तक चल भी जाए। तो इसको डिसाइड करने के लिए आपका डेंटिस्ट जो है वो पहले देखेगा कि रूट कनाल के बाद इसको रिस्टोर किया जा सकता है तो वो दांत आपका बच सकता है। हर दांत निकलवाने के लिए नहीं होता, आपने हर दांत नहीं निकलवा देना होता, क्योंकि जो दांत आप एक दफा निकलवा देंगे फिर उसकी रिप्लेसमेंट जो है, जितना मर्जी आप अच्छा दांत लगवा लें, चाहे आप डेंटल इम्प्लांट भी लगवा लें जो हड्डी के अंदर सर्जरी करके लगता है, वो भी उसकी रिप्लेसमेंट नहीं होती कुदरती दांत की। तो दूसरा जो क्वेश्चन होता है पेशेंट का दांत निकलवाने से पहले कि क्या दांत निकलवाना जो है वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो है वो डर रहे होते हैं एक्सट्रैक्शन से। और तो सबसे पहले तो जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसमें आपका दांत प्रॉपर सुन करके निकाला जाता है। ये नहीं है कि आपका दांत ऐसे ही कोई आपका आधा सुन हुआ है और उसको निकालना शुरू कर दिया और आप शदीद पेन में है तो ऐसे खींच के हमने निकाल दिया। ये प्रोसीजर बिल्कुल हम इस तरह नहीं करते। इसमें पहले आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, उस इंजेक्शन से जो है आपका दांत और वो एरिया सुन्न हो जाता है, फिर हम उस दांत को आराम आराम से निकालते हैं। तो दांत निकलवाना जो है इसमें सिंपल एक छोटी सी चुभन जो होनी है वो आपको इंजेक्शन लगने की होनी है। उसके बाद दांत निकलवाना बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें आपको पेन नहीं होता। और दूसरा जो है, जो मिथ है वो ये है कि ऊपर वाले दांत निकलवाने से कोई ब्रेन में दिमाग का तो कोई इशू नहीं बन जाता है या फिर आंख की नजर तो नहीं चली जाती। इसका कोई साइंटिफिक जो है इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वैसे आपका जो कनेक्शन होता है आपके पाँव के नाखून का कनेक्शन भी आपके ब्रेन के साथ होता है थ्रू नर्व सप्लाई, और दांत का भी, हर दांत का आपका कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है। लेकिन ये कोई इस तरह का प्रोसीजर नहीं होता कि आपका दांत निकलवाने से आपके ब्रेन पे कोई इफेक्ट आ जाए या फिर जो है आपकी आंखों की बिनाई चली जाए या नजर खराब हो जाए या नजर कम हो जाए, तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। और तीसरी जो चीज आपने दांत निकलवाने से पहले ख्याल रखनी है वो है, क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और सर्जिकल प्रोसीजर में आपका जो है ब्लड कंटेमिनेशन होती है। जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाने हैं वो आपके ब्लड के साथ उनका कांटेक्ट होना है। और जो भी कोई अगर खुदा ना खास्ता वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्टरलाइज नहीं है, तो स्टरलाइज प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसके ऊपर जो जरासीम है या कोई भी किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है तो वो आपके ब्लड के जरिए पूरे आपकी बॉडी में भी जा सकता है। मोस्टली जो पेशेंट हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, इस तरह के उनको मसले हो चुके होते हैं ऑलरेडी। और उसकी मेजर रीजन यही होती है कि वो किसी क्वैक के पास, जो ऐसे किसी अनप्रोफेशनल बंदे के पास जाके अपने दांतों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जिसके पास कोई स्टरलाइजेशन का प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वो इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज नहीं करते, साफ नहीं करते, ऐसे ही एक पेशेंट पे यूज किया दूसरे पे कर लिए, या फिर जो है सेपरेट से ही कोई डिसइंफेक्टेंट से इंस्ट्रूमेंट को साफ किया और फिर वो अगले पेशेंट पे यूज कर लिए। तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, जो जरासीम है, वो इतना जल्दी सेपरेट से साफ नहीं होते। ये तो एक सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए होता है या फिर जो है डिसइंफेक्शन के लिए ये मटेरियल यूज होता है सेपरेट वगैरह। इसके लिए जो है ना, ये परमानेंट इसका सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट आपके जरासीमों को नहीं मारता। उसके लिए हमारे पास जो आजकल टेक्नोलॉजी है वो ऑटोक्लेव होते हैं। ऑटोक्लेव जो है उसके अंदर स्टीम के जरिए हम उन इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करते हैं, प्रॉपर एक
एक सिलेक्टेड टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, उस पे जाके हीट के जरिए आपके इंस्ट्रूमेंट क्लीन होते हैं और फिर वो यूज के काबिल होते हैं। तो आपने जब नेक्स्ट आपका कोई भी प्रोसीजर करवाना है, स्पेशली आपने दांत निकलवाना है, तो इन चीजों का ख्याल रखना है कि आपका जो है आप पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल क्लीन हो, स्टरलाइज्ड हो, उनमें कोई इस तरह का इशू ना हो, ताकि आप मजीद जो आपकी मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं बाद में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, उनसे बच सकें। तो ये चीजें आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप जब भी आपने डेंटिस्ट के पास जाना है तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टरलाइज पोचेस के अंदर हमारे पास पैक होते हैं। जो अगर स्टरलाइजेशन जिसके पास अवेलेबल है वो प्रॉपर पैक इंस्ट्रूमेंट आपके सामने ओपन करेगा, और उस पाउच के ऊपर जो है आपका उधर उन पाउचेस के ऊपर एक इंडिकेटर होता है जो आप पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर एक कलर इंडिकेशन होती है कि जब ये स्टरलाइज हो जाते हैं तो ये पहले कलर इस टाइप का है, बाद में कलर चेंज हो जाता है। वो मुख्तलिफ कलर होते हैं जो हमारे पास पाउचेस अवेलेबल है, उनके ऊपर ब्लू पहले इंडिकेटर है, जब वो हो जाता है स्टरलाइज्ड हो जाते हैं तो वो ब्लैक इंडिकेटर हो जाता है। तो वो आप पढ़ सकते हो, ये आपका राइट है, आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने जहां भी काम करवाना है आपने पे करके काम करवाना है, फ्री नहीं करवाना। तो आप अच्छे से अच्छा काम कराएं ताकि आपको फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होता है वो ये होता है दांत निकलवाने के लिए पेशेंट का, कि जो एक दांत निकलवाने से मेरे सारे दांत तो नहीं निकल जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज आपने ज़हन में रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दांत निकलवाने से डायरेक्टली तो आपके सारे दांत नहीं खराब होते, लेकिन इनका एक रिलेशन होता है जो आपके एडजेसेंट टीथ होते हैं ना उधर, क्योंकि जहां से दांत निकलता है वहां से आपकी एल्वेलर बोन जो होती है वो रिजॉल्व हो जाती है, तो उधर से बोन लॉस हो जाता है। तो आपका जो साथ वाला दांत है उसकी दो साथ वाले जो दांत है उनकी दोनों साइडों से बोन रिजॉर्प्शन हो जाती है थोड़ी थोड़ी। और अगर आप उस दांत को रिप्लेस नहीं करवाएंगे जहां से आपने निकलवाया, तो वो जो दांत आपके हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेंटर वाला दांत निकलवाया है, तो ये जो आगे वाला दांत है वो ऐसे पीछे टिल्ट हो जाएगा और पीछे वाला दांत इस तरह आगे टिल्ट हो जाएगा। तो इससे जो है आपके साथ साथ वाले दोनों दांत वीक होंगे, इससे पीछे वाला फिर इधर टिल्ट होगा, तो इस तरह आपकी सारी एक्लूजन भी खराब हो जाती है और आपके दांत थोड़े से वीक भी हो जाते हैं क्योंकि उनके बोन लॉस ऑलरेडी हो चुका होता है। तो दूसरा जो है, इससे आपका जो है दांतों में स्पेस आती है, फिर दांतों में खाना फंसता है, वो अल्टीमेटली जो है मसला बनता है, आपका दांत सारे खराब होते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपने दांत निकलवाने के फौरन बाद कुछ दिनों बाद, जब तक वो जख्म भरता नहीं, उसके बाद आपने उसको रिप्लेस लाजमी करवाना है। अगर आप महंगा प्रोसीजर या कोई डेंटल इम्प्लांट या फिक्स ब्रिज नहीं अफोर्ड कर सकते या नहीं करवाना चाहते, तो कम से कम आप उतरने चढ़ने वाले दांत उधर लाजमी लगवा लें, ताकि आपके दांत जो हैं साथ वाले वो भी ठीक रहें। और जब ऊपर वाला दांत आपका अपोजिट, फॉर एग्जांपल आपने नीचे वाला दांत निकलवाया, तो जो उसका अपोजिट टीथ है वो उसको नीचे से बिल्कुल फ्री स्पेस मिलती है, तो वो नीचे आ जाता है आपका दांत। तो वो जब नीचे ओवर एडाप्ट होता है तो दांत की जो लेंथ है वो तो उतनी ही रहनी है, रूट और क्राउन की लेंथ, लेकिन जब वो नीचे आ जाएगा तो मतलब उसकी बोन कमजोर हो गई है, बोन में स्ट्रेंथ जो है, तो वो दांत भी ऐसा ऐसा फिर हिलना शुरू हो जाता है और फिर गिर जाता है। तो इसलिए जो है दांत निकलवाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है कि आपने उस दांत को रिप्लेस करवाना है, चाहे ये सब मर्जी करवाएं, उतरने चढ़ने वाला करवा रहे हैं, उससे भी आपका ये मकसद जो है ये अचीव हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये होता है कि दांत निकलवाने के बाद हमारा जख्म कितने दिनों बाद ठीक हो जाएगा? तो इसके लिए जो है आपका जो जख्म है अगर उसको अच्छी तरह वॉश किया गया और उसके नीचे जो इन्फेक्शन है उसको अच्छी तरह रिमूव किया गया और जख्म कोई बहुत बड़ा नहीं है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन नहीं है, तो आपका जो जख्म है वो 3-4 दिन में इस काबिल हो जाता है कि आपको उसमें पेन बिल्कुल नहीं होती और उसकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फाइनल जो है ना बिल्कुल ठीक होना और बोन बन जाना, उसमें तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं और बोन फिर बाद में भी बनती रहती है, स्ट्रांग होने में टाइम लगता है। लेकिन आपका जख्म नेक्स्ट डे इतना एक हो जाता है कि आपको उसमें एक्टिव पेन नहीं होती, उसके लिए आपको कोई स्ट्रांग मेडिसिन, पेन किलर खाने की जरूरत नहीं होती। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो टीथ एक्सट्रैक्शन प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।